हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द स्टोरीफाइड चैनल। और आज के इस वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द एज ऑफ रेनेसांस, जिसके इंट्रोडक्शन में आज हम जानेंगे डार्क एजेस के बारे में। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टॉपिक के सजेशंस को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब से मेरी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन को आप द स्टोरीफाइड वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं और पीडीएफ नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेमवर्क की। दरअसल जब भी हम मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं तो उसे जनरली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है एज ऑफ रेनेसांस 1400 से 1650, दूसरा है एज ऑफ एनलाइटनमेंट 1650 से 1800 और तीसरा है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन 1800 से 1914, जिनके बाद में आते हैं दोनों वर्ल्ड वॉर्स और कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड। और आज इसी सीरीज़ के पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एज ऑफ रेनेसांस को, यानी कि एक ऐसा समय जब पूरे यूरोप में ग्रेको रोमन आर्ट, कल्चर और लिटरेचर का एक रिवाइवल या फिर पुनर्जागरण देखा गया था। ठीक, तो अब इस फ्रेमवर्क की बात करने के बाद हम आते हैं माइंड मैप पे। तो इस सीरीज़ के हर वीडियो में मैं आपको एक माइंड मैप दूंगा जो कि आपकी मदद करेगा उस कहानी को एक क्रोनोलॉजी में याद रखने में। तो आज के लिए हमारे पास माइंड मैप है, ये आपकी स्क्रीन पे। पहला माइंड मैप है CDC, GDP, HBP। तो सबसे पहले हम जो मिडिल एजेस के पीरियड को कवर करेंगे उसके लिए CDC, और प्री रेनेसांस पे जब आएंगे GDP और HBP, विच इज़ जो कि बेसिकली उन सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के डेट्स को याद रखने में आपकी हेल्प करेगा और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पिन पॉइंट करेगा। तो अब इसको मैं वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा कि इवेंट्स कौन कौन से हैं। अभी के लिए बस ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा फोकस इस पूरी सीरीज़ में रहेगा कहानी को समझने पे, क्योंकि स्टोरीफाइड पे हमारा फोकस है कहानी को समझने पे, ना कि डेट्स को याद रखने पे। लेकिन फिर भी मैं डेट्स को याद रखने के लिए आपको एक माइंड मैप दिया करूँगा, जो कि पहला माइंड मैप हमारे पास है ये सामने। ओके, तो अब नोट्स की बात करते हैं। तो इस सीरीज़ में वैसे तो कहानी पे फोकस करते हुए चलूँगा, लेकिन जो नोट्स हैं बेसिकली वो इस फॉर्मेट में होंगे कि जो ग्रे वाला एरिया है इसमें हमारे सारे नोट्स होंगे बेसिकली, और हर पेज पे आपको 2 इमेजेस दिखेंगी जो कि उस नोट्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेंगी। राइट, तो अब आ जाते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पे। हम साल 330 कॉन्स्टेंटीन स्टैब्लिशेस बिजेंटीन एम्पायर। ये है हमारा एक लैंडमार्क मूवमेंट। अब इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि ये हुआ कैसे, इस तक हम पहुँचते कैसे हैं। राइट, तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 285 AD में। इस टाइम पे रोमन एम्पायर अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर था। ब्रिटेन से लेकर टर्की देश तक फैला हुआ था। आज के ब्रिटेन से टर्की देश तक, जो कि हम इस पहली वाली इमेज में देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे है ब्रिटेन और इससे लेकर के टर्की तक फैला हुआ है आज के जो दोनों कंट्रीज हैं, मॉडर्न कंट्रीज। तो रोमन एम्पायर इस टाइम पे अपने मैक्सिमम एक्सटेंट पर था। सो एम्परर डायोक्लिशियन डिवाइडेड इट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इनटू 2 हाफ्स फॉर बेटर गवर्नेंस। तो इस टाइम पे रोमन एम्पायर के राजा थे डायोक्लिशियन। उन्होंने बेसिकली इस एम्पायर को अच्छे से गवर्न कर पाने के लिए, बेटर गवर्नेंस के लिए, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करने का फैसला किया। जहाँ वेस्ट वाला बना वेस्टर्न रोमन एम्पायर और एक बना ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न एम्पायर में लैटिन बोली जाती थी और ईस्टर्न एम्पायर में ग्रीक बोली जाती थी, क्योंकि ग्रीस वाले एरिया को कवर करता था वो रीजन, जो कि हम इस सेकंड इमेज में देख सकते हैं। सो ये डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के बेसिस आधार पे उन्होंने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करने का डिसीजन लिया, और ये था गवर्नेंस को बेटर करने के लिए। लेकिन होता क्या है, ये जो सिस्टम था उसके साथ उन्होंने इंट्रोड्यूस करा टेट्रार्की को। तो टेट्रार्की बेसिकली एक सिस्टम था जिसमें द रूलिंग पोजीशंस ऑफ अगस्टस एंड सीजर वर सेट अप फॉर बोथ द ईस्ट एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर, बट इट इवेंचुअली लेड टू द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी। तो बेसिकली हुआ ये कि डायोक्लिशियन ने तो इस पूरे सिस्टम को क्रिएट करा टेट्रार्की नाम के, जहाँ पे उन्होंने ऑगस्टस की एक राजा की पोजीशन बनाई और एक सीजर नाम की सक्सेसर की पोजीशन बनाई, यानी कि जो राजा के बाद अगला राजा बनेगा उसे राजा खुद ही ग्रूम कर रहे हैं। तो वो राजा का एक तरीके से उत्तराधिकारी है जो राजा के साथ ही रह के पूरे साम्राज्य का काम समझ रहा है या देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है।
तो ये दो पोजीशन बनाई, जैसा कि हम इस पहली वाली इमेज में देख सकते हैं कि ये गले मिल रहे हैं एक दूसरे के, राजा और अगस्टस और सीजर जो है दोनों वो एक साथ दिखा रखे हैं। तो टेट्रार्की यानी 4 लोग हो गए, एक राजा उसका सक्सेसर फिर एक राजा उसका सक्सेसर, दोनों ईस्ट और वेस्ट के लिए। तो 4 जने हो गए इन टोटल, इसलिए इसको टेट्रार्की कहा गया है। सो टेट्रार्की की पोजीशन सेटअप करी जाती है ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों हिस्सों के लिए, ठीक है। तो ईस्ट वाले हिस्से में भी एक राजा और उसका सक्सेसर होगा और वेस्ट वाले हिस्से में भी एक राजा और उसका सक्सेसर होगा। लेकिन इट इवेंचुअली लेड टू द क्राइसिस ऑफ 3rd सेंचुरी। इस पूरे सिस्टम ने अपने आप ही एम्पायर को कोलैप्स करवा दिया। कैसे हुआ ये? वेयर वन ऑफ द सीजर कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट टू कंट्रोल ऑफ द ईस्ट। तो एक जो सीजर थे, यानी कि जो एक सक्सीड करने वाले थे ईस्ट वाले रीजन के राजा को, उनका नाम था कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट। अब उन्होंने वहाँ के राजा को हटा के और डायोक्लिशियन को हटा के पूरी सत्ता को अपने हाथों में, अपने कंट्रोल में ले लिया, और इसी को कहा जाता है क्राइसिस ऑफ द 3rd सेंचुरी। तो अभी सिमिलर किससे एग्जाम्पल ग्लासनोस्ट एंड पेरिस्ट्रोइका। तो जैसे कि यूएसएसआर का जो डिक्लाइन हुआ था 1991 में, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो उस टाइम पे मिखाइल गोर्बाचेव ने इन्हीं 2 पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा था, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका, जो कि लाई गई थी एम्पायर की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए और ओपननेस बढ़ाने के लिए। लेकिन इवेंचुअली वो लीड कर गई थी यूएसएसआर के कोलैप्स पे 91 में। तो उसी तरह की ये भी स्कीम थी टेट्रार्की की, लाई गई थी बेटर करने के लिए, और जो हमने देखा कि गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए डायोक्लिशियन ने इन दोनों रीजन्स को डिवाइड करा था। तो इनका एजेंडा तो था अच्छा करने का, लेकिन हो जाता है उल्टा। तो कॉन्स्टेंटीन ने यहाँ पे इस पूरी सत्ता को अपने कंट्रोल में लिया, और वो एक सीजर थे, और अब वो बन गए पूरे एम्पायर के, पूरे रोमन एम्पायर के राजा। सो इन 330 AD एम्परर कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट मूव्ड द कैपिटल फ्रॉम रोम टू ग्रीक सिटी ऑफ बिजेंटियम। तो कॉन्स्टेंटीन ने राजा बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करा कि उन्होंने जो कैपिटल है पूरे एम्पायर की उसको रोम से शिफ्ट करा टू द ग्रीक सिटी ऑफ बिजेंटियम। बिजेंटियम नाम का एक शहर था जो कि आज के टर्की देश के पास में, टर्की देश में पड़ता है बेसिकली, और उस शहर का नाम उन्होंने बदल दिया टू द रीनेम्ड इट कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आज का जो इस्तांबुल है, क्या कहते हैं, टर्की की कैपिटल है इस्तांबुल, उसका नाम रखा गया था कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटीन राजा ने अपने नाम के ऊपर ही उसका नाम रख दिया था। एंड ही अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, और उसके साथ ही उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करा। ये एक बहुत ही लैंडमार्क मूवमेंट है कि पहली बार रोम का एक ऐसा राजा आया है जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर रहा है। एंड लेटर इज डिसेंडेंट्स स्प्लिट द एम्पायर बिटवीन देमसेल्व्स। तो अब जैसा कि डायोक्लिशियन ने तो गवर्नेंस के लिए एम्पायर को स्प्लिट कर ही दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद जब कॉन्स्टेंटीन आए तो कॉन्स्टेंटीन के बेटों ने इन दोनों एम्पायर को ऑफिशियली डिवाइड कर दिया कि मतलब अब ईस्ट वाला रीजन पूरा एक बेटे के पास है और वेस्ट वाला रीजन पूरा दूसरे बेटे के पास है। तो इस तरह से एम्पायर का डिवीजन हो गया। तो ये था हमारा, अब यहाँ पे खत्म होता है पहला पॉइंट। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ द डार्क एजेस एंड माइग्रेशन पीरियड। तो अभी डार्क एजेस क्या था? इन द अर्ली 5th सेंचुरी जर्मैनिक बार्बेरियन ट्राइब्स हंस एंड विसिगॉथ्स इन्वेडेड द वेस्टर्न रोमन एम्पायर माइग्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ। तो वो क्या रहा था कि जो आज का जर्मनी वाला रीजन है और आज के पोलैंड वाले देश हैं, वहाँ से जर्मैनिक ट्राइब्स माइग्रेट करके हुए नीचे सदर्न रीजन्स की तरफ आ रहे थे, और लगातार उनके जो रोमन एम्पायर की कोर टेरिटरीज हैं, इटली और जो ग्रीस के आसपास के रीजन्स हैं, उन पर लगातार हमले करते जा रहे थे। जैसा कि हम इस पहले वाले मैप में देख सकते हैं कि ये लोग जर्मनी और पोलैंड से आते हुए लगातार हमले कर रहे हैं नीचे की तरफ। While Byzantine Empire prospered, Huns like Attila regularly raided and plundered western half। तो जहाँ Byzantine Empire फल फूल रहा था, वहाँ पे नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, जहाँ पे आज के देश में इटली देश है और रोम है, वहाँ पे लगातार हनिक ट्राइब्स हमला कर रहे थे। तो अगर आपने नाइट एट द म्यूजियम मूवी देखी है तो उसमें कैरेक्टर था बहुत फेमस, एटिला द हन करके, वो उसकी इमेज दिखा रखी है मैंने यहाँ पे। तो एटिला द हन जैसे बाकी जो हनिक लीडर्स थे, ट्राइब्स थे, वही उस टाइम पे लगातार हमले कर रहे थे रोमन एम्पायर पे। इन 410 विसिगॉथ किंग एलारिक फर्स्ट सैक्ड रोम एंड इट वीकेंड द एम्पायर, आफ्टर विच ही इवन वेंट ऑन फर्दर टू क्रिएट हिज ओन विसिगॉथ एम्पायर इन स्पेन। तो आज के स्पेन के रीजन में उन्होंने खुद का एक अपना एम्पायर भी स्टैब्लिश कर दिया। कब? जब उन्होंने 410 में विसिगॉथ लीडर एलारिक फर्स्ट ने रोम पे हमला करा। तो पहले रोम वाले रीजन से हमला करा, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए और आज के स्पेन को पूरा कॉन्कर कर लिया। और ये काम कौन कर रहे थे? जर्मैनिक ट्राइब, जो मैंने पहले बताया कि आज के जर्मनी और पोलैंड वाले रीजन से आ रहे थे।
Then in 476 AD, the Germanic barbarian leader Odoacer deposed the last Western Roman Emperor Romulus Augustulus, 15 years old. तो जो आखिरी रोम के जो राजा थे वो 15 साल का एक बच्चा था, रोमुलस अगस्टुलस, उसको हटा के फाइनली साल 476 में ऐसा ही एक बारबेरियन ट्राइब के लीडर ओडोवाकर ने पूरे रोम को, पूरे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो पहले तो ये लोग हमले कर रहे थे, उसके बाद हमले करते करते इन्होंने पूरे रीजन को अपने कंट्रोल में ले लिया, जैसा कि इन दोनों इमेजेस में दिख रहा है। तो पहली इमेज में हम एलेरिक फर्स्ट के हमले को देख सकते हैं कि किस तरह से इस सैक ऑफ रोम को किया जा रहा है, मतलब लोगों पे लूटपाट करी जा रही है, बुरी तरह से रीजन को तबाह कर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि कैसे रोमुलस अगस्टुलस जो एक बच्चा है 15 साल का, वो अपना जो स्टाफ है उसको नीचे कर रहा है ओडोवाकर के सामने। और इस इवेंट को ही कहा जाता है फॉल ऑफ द वेस्टर्न एम्पायर, फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। So with the fall of the Western Empire, the center of Greco-Roman learning shifted east to the Byzantine, where King Justinian built the Grand Orthodox Church Hagia Sophia. The lack of advancements in art, science and literature gave the term Dark Ages to it. तो हुआ ये कि जो फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, जैसे कि मैंने बताया कि ओटोवाकर के सामने रोमुलस अगस्टुलस ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, तो उस पॉइंट को कहा जाता है फॉल ऑफ वेस्टर्न एम्पायर या फॉल ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो क्योंकि वेस्टर्न एम्पायर खत्म हो चुका था, तो जो भी पूरा सेंटर है लर्निंग का, आर्ट्स के डेवलपमेंट का, साइंसेस का, वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है? वो ग्रेको रोमन लर्निंग जो पूरी है, पूरा जो कल्चर है, वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ईस्ट का जो रीजन है वो फल फूल रहा था। क्यों फल फूल रहा था? क्योंकि वहाँ पे एक महान राजा आ जाते हैं जो कि थे जस्टिनियन फर्स्ट, जिनकी इमेज यहाँ पे दिख रही है हमें, फर्स्ट वाली, जस्टिनियन फर्स्ट की फर्स्ट इमेज। और उन्होंने क्या काम करे वहाँ पे बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस करवाए, बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे कि हागिया सोफिया की कंस्ट्रक्शन करवाया, एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया गया जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है। अब ये ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक में क्या चेंजेस हुए हैं ये मैं मिडिल एजेस के ऊपर जब कवर करूँगा वीडियोज़ में तब बताऊँगा, क्योंकि ये चेंजेस किस तरह से होते हैं। क्योंकि अगले वाले वीडियो में भी हम लोग स्किज्म की बात करेंगे, तब ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के बीच की जो लड़ाई है उसको मैं और क्लियरली समझा दूंगा। तो अभी के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि जो ईस्ट में चर्च है वो ऑर्थोडॉक्स चर्च है और जो वेस्ट में है वो कैथोलिक चर्च है, ठीक है। और ये चर्च क्या है? ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का चर्च है, हागिया सोफिया, जो कि इस सेकेंड इमेज में देख सकते हैं। अब क्योंकि वेस्टर्न हिस्से में आज इस टाइम से आने वाले लगभग 500, 400, 500 सालों तक कोई भी आर्ट, साइंसेज और लिटरेचर की फील्ड में नया डेवलपमेंट, कोई भी नई चीज़ या नया आविष्कार, नया एडवांसमेंट नहीं होता। इसी के चलते इस पूरे अगले 500 साल की जो टाइम पीरियड है उसे कहा जाता है डार्क एजेस। तो ये टर्म जो है डार्क एजेस बहुत बाद में दिया जाएगा, लेकिन इस टर्म को ही कॉइन करा गया है इस पूरे 400 साल के पीरियड को समझाने के लिए। ये एजेस डार्क हो चुकी हैं, अंधकार छा चुका है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करके इन 400 साल के बाद साल 800 पे, टू द शार्लेमेन्स होली रोमन एम्पायर। तो अब शार्लेमेन कौन है, होली रोमन एम्पायर कौन है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सो इन 750 AD when Lombards captured the Italian region of Ravenna, Pope Leo III asked Frankish king Pepin the Short for help to drive them out। तो इस एक लाइन से हमें काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि 750 AD में, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो जर्मेनिक ट्राइब्स हैं या जो बारबेरिक ट्राइब्स हैं वो लोग लगातार हमले कर रहे थे, नॉर्थ के रीजन से होते हुए साउथ में आ रहे थे लगातार। तो इन्हीं हमलों की लिस्ट में एक हमला लोम्बार्ड्स का भी था, लेकिन ये थोड़ा सा लेट होता है, ये होता है साल 750 के आसपास। तो ये पहली इमेज में दिख रहा है कि लोम्बार्ड्स कौन से रीजन को कैप्चर कर रहे हैं। आज का जो मिलानो रवेना वाला रीजन है उसे उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था, अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये रेड से मार्क्ड है वो वाला रीजन इस पहली इमेज में। तो इस रीजन में किसका कब्जा हो गया? लोम्बार्ड्स का। ये भी एक जर्मेनिक बारबेरियन ट्राइब्स में से थे। तो इस टाइम पे कौन थे यहाँ पे? पोप लियो III रहते थे रोम के रीजन में। अब क्योंकि लोम्बार्ड्स ने इस रीजन को कब्जा कर लिया था, तो पोप की जो गद्दी है उस पर इन बारबेरियन लोगों से डायरेक्ट हमले का खतरा बनाया था। तो पोप को डर लगा कि अब मेरी गद्दी पे डायरेक्ट हमला हो सकता है इन लोगों की तरफ से। तो उन्होंने किससे मदद मांगी? उन्होंने मदद मांगी फ्रैंक्स के राजा पेपिन द शॉर्ट से। तो आज का जो फ्रांस वाला रीजन है वहाँ पे फ्रैंक्स के राजा रहा करते थे, वो थे पेपिन द शॉर्ट। सो पेपिन obliged, he drove back the Lombards and gifted the land from Rome to Ravenna to Pope
स्टैब्लिशिंग द पेपल स्टेट्स। यानी पेपिन अपनी पूरी सेना लेकर आते हैं और लोम्बार्ड्स को रवेना वाले रीजन से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। He drove back the Lombards and gifted the land from Rome to Ravenna। और उसके साथ ही उन्होंने एक तोहफे के रूप में जो रोम से लेकर के रवेना तक का पूरा रीजन है, जो कि वाइट में दिखा रखा है सेकंड इमेज में, उस पूरे रीजन को उन्होंने तोहफे में दे दिया पोप को ही, आदर करते हुए पोप का। और यहाँ से शुरुआत किसकी होती है? पेपल स्टेट्स की। तो जो आज के टाइम पे पेपल स्टेट्स की बात करते हैं जनरली, वो पेपल स्टेट्स की शुरुआत होती है साल 750 AD से, जब पेपिन ने उस पूरे रीजन को कब्जा करके पोप को तोहफे में दे दिया था। Then in 800 AD to return courtesy, अब क्योंकि पेपिन ने पोप को तोहफे में दिया था वो पूरा रीजन, तो पोप का भी फर्ज बनता है कि वो उस कर्टसी को रिटर्न करें। सो टू रिटर्न कर्टसी, पोप लियो III इन्वाइटेड पेपिन सन शार्लेमेन टू रोम एंड क्राउंड हिम अगस्टस। तो पेपिन का जो बेटे हैं शार्लेमेन, उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें इनविटेशन दिया जाता है रोम में आने का क्रिसमस ईव के दिन। और उस दिन क्या किया जाता है? उन्हें पूरे रोमन एम्पायर का जो वेस्टर्न हिस्सा है, उस पूरे एम्पायर का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो अब याद रखना कि ये लोग भी जर्मेनिक ट्राइब्स ही थे। शार्लेमेन वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द जर्मेनिक ट्राइब्स, लेकिन पोप ने, क्योंकि पेपिन ने उनकी मदद करी थी, इसलिए पोप ने उनके बेटे शार्लेमेन को ताज पहना दिया पूरे रोमन एम्पायर का। सो दिस बिगैन द होली रोमन एम्पायर। अब यहाँ से होली रोमन एम्पायर की शुरुआत होती है। एंड द रूल ऑफ शार्लेमेन्स कैरोलिंजियन डायनास्टी। तो जो कैरोलिंजियन डायनास्टी है वो बेसिकली शार्लेमेन का ही परिवार है, उसके वंशज हैं जो आगे आने वाले हैं। ये भी एक लैंडमार्क मूवमेंट है, इसलिए 800 AD के टाइम को मैंने इस लिस्ट में डाला। फाइनली इन 843 बाय द ट्रीटी ऑफ वर्डन, शार्लेमेन डिवाइडेड हिज एम्पायर अमंग हिज 3 ग्रैंडसन्स, चार्ल्स द बॉल्ड, लोथेयर एंड लुई द जर्मन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शार्लेमेन ने अब इसके बाद क्या करा कि जब शार्लेमेन बूढ़े हो जाते हैं साल 843 में, तो वो एक ट्रीटी साइन करते हैं विच इज़ नोन एज द ट्रीटी ऑफ वर्डन। ट्रीटी ऑफ वर्डन क्या करती है कि जैसा हमें इस मैप में दिख रहा है कि ये पूरे जो होली रोमन एम्पायर का रीजन है उसको डिवाइड कर देती है शार्लेमेन के तीनों पोतों के बीच। तो इस दूसरी इमेज में आप देख सकते हो कि कैसे उसके 3 पोते साइड में खड़े हैं और बूढ़ा शार्लेमेन उन्हें ब्लेस कर रहा है, उन्हें आशीर्वाद दे रहा है कि ये सारा रीजन मैं तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। एक एक बच्चे को एक एक रीजन, ज़मीन बांट दी। और ये ज़मीन कौन सी थी? चार्ल्स द बॉल्ड को मिली फ्रांस वाला रीजन, लोथियर को मिला नीदरलैंड से लेकर इटली तक का रीजन जो कि येलो में है, और लुई द जर्मन, तो नाम से पता चल रहा है कि आज का जर्मनी वाला रीजन दिया गया था लुई को, जर्मनी और ऑस्ट्रिया वाला रीजन। तो इसीलिए अगर टेक्निकली आप देखो तो ये तीनों रीजन्स के जो लोग हैं वो आपस में भाई हैं, फॉर लैक ऑफ द बेटर वर्ड। तो फ्रांस, इटली और जर्मनी, ये 3 बेटों के बीच में डिवाइड करे गए थे शार्लेमेन के, जबकि ये था पूरा एक ही रीजन जब तक शार्लेमेन ने राज करा। तो अब यहाँ पे तो हमारा खत्म होता है मिडिल एजेस का पीरियड। मिडिल एजेस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो घटनाएं हैं, जिन्हें मैं अभी इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं कवर कर पाऊंगा। उनके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब पूरा अच्छे से मिडिल एजेस के पीरियड को कवर करेंगे, क्रूसेड्स को कवर करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो मैं रेनेसांस को समझने के लिए ज़रूरी 3 डेट्स थी वो हमने कवर कर ली, जो कि 330, 476 और 800। अब इसके बाद हम आते हैं प्री रेनेसांस के टाइम पे। तो प्री रेनेसांस की जब शुरुआत होती है तो हम सबसे पहले जानते हैं 3 इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में, जो कि एक है पेंटर, एक है राइटर और एक है स्कल्प्टर या मूर्तिकार। तो इनकी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं हमारे पास पेंटर जियोटोस अरीना चैपल। सो 1305 जियोटोस अरीना चैपल क्या है आइए जानते हैं। सो इन 1305 जियोटो डी बोंडोन वॉज प्री रेनेसांस आर्टिस्ट फ्रॉम फ्लोरेंस, इटली, वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ रेनेसांस आर्ट। तो एक इंसान जिन्हें फादर ऑफ रेनेसांस, पूरे रेनेसांस के पीरियड के आर्ट का फादर, जनक माना जाता है, वो है जियोटो डी बोंडोन। In 1305 he painted his most famous collection of Gothic paintings at Scrovingi's Arena Chapel in Padua, Italy। तो ये जो इमेजेस हम देख रहे हैं सेकंड और थर्ड, ये पैडुआ इटली के पैडुआ शहर में सिचुएटेड एक एरिना चैपल है, जिसे एक बहुत ही अमीर आदमी, स्क्रोविंजी नाम के एक अमीर आदमी ने फंड किया था बनाने में। तो इस चैपल के अंदर की जो पूरी पेंटिंग्स हैं वो सब बनाई गई हैं जियोटो डी बोंडोन के द्वारा। तो जैसा कि हम इस सेकंड थर्ड वाली इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से पेंटिंग्स बनाई गई हैं जियोटो ने।
हिज पेंटिंग्स, अब ये पेंटिंग्स है क्या? सो हिज पेंटिंग्स इंक्लूड द इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। जो पेंटिंग्स हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन में हुई घटनाओं को डिपिक्ट करती हैं, जिनमें सबसे फेमस हैं ऑग्निसेंटी मेडोना, किस ऑफ जूडस, लैमेंटेशन एंड क्रूसिफिकेशन। सो ऑग्निसेंटी मेडोना बेसिकली वर्जिन मैरी जो है जीसस की माँ, वो दिखा रखी है और जीसस उनकी गोद में है। दूसरी पिक्चर में हम किस ऑफ जूडस को देख सकते हैं, बेसिकली जो गार्डन ऑफ गेथसेमने में होते हैं इवेंट, बिब्लिकल इवेंट्स को डिपिक्ट कर रहा है। और लास्टली क्रूसिफिकेशन को देख सकते हैं। लैमेंटेशन की इमेज मैंने यहाँ पे नहीं डाली है। फिर हम आते हैं राइटर पे। तो पेंटर के बाद में हमारे पास राइटर है डांटेज डिवाइन कॉमेडी। ये क्या है? सो इटालियन पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर डांटे एलिगिरी wrote his famous book The Divine Comedy, which is widely considered as one of the most important poems of Middle Ages and the greatest literary work of Italian language। बहुत ही ज़्यादा important कि इटालियन जो इटली के जो पोएट हैं डांटे एलिगिरी, जो कि राइटर भी हैं फिलोसफर भी हैं, उनकी सबसे फेमस जो किताब है डिवाइन कॉमेडी, उसे पूरी इटालियन भाषा का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क माना जाता है और मिडिल एजेस की सबसे इंपॉर्टेंट किताब माना जाता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं डांटे हैं, उनके साथ डिवाइन कॉमेडी है। अब ये डिवाइन कॉमेडी है किस चीज़ के ऊपर जानते हैं। सो इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑन आफ्टर लाइफ एंड द जर्नी ऑफ अ सोल थ्रू हेल, पर्गेटोरी एंड हेवन। तो डांटे की जो कहानी है पूरी डिवाइन कॉमेडी की, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जहाँ एक जो आत्मा है वो मरने के बाद में किस तरह से आफ्टर लाइफ की जर्नी को ट्रैवल करती है। तो वो जर्नी कैसे होती है, वो 3 हिस्सों में होती है। हेल या जिसे इन्फर्नो कहा जाता है, पर्गेटोरी जिसे पर्गेटोरियो कहा जाता है, और हेवन जिसे पैराडाइसो कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम डांटे ट्रेवल्स विद द स्पिरिट ऑफ वर्जिल थ्रू ऑल द 3 लेवल्स ऑफ आफ्टर लाइफ। तो डांटे इस कहानी में जो राइटर हैं वो खुद भी ट्रैवल कर रहे हैं इन तीनों लेवल्स के थ्रू होते हुए। किसके साथ? वो है स्पिरिट ऑफ वर्जिल के साथ। तो वर्जिल, जैसा कि इस सेकेंड इमेज में हम देख सकते हैं, वर्जिल एंशिएंट ग्रीस के एक बहुत ही फेमस पोएट हुआ करते थे। तो उनकी जो आत्मा है वो बेसिकली इस कहानी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि उनकी आत्मा डांटे के साथ इस तीनों लेवल्स को पार कर रही है और उनसे होके गुजर रही है, और व्यूअर्स को ऐसे ही पता चलता है कि ये कहानी क्या है। और ये ह्यूमन इमोशंस को भी डिपिक्ट करता है कि लस्ट, ग्रीड, ग्लटनी और एंगर कैसे काम करते हैं, जैसा कि 7 साइकिल्स दिखा रखी हैं यहाँ पे हेल की। इसके ऊपर कुछ साल पहले एक वीडियो गेम भी बना था, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ने बनाया था, डांटेज इन्फर्नो करके। फिर तीसरे हैं स्कल्प्टर, जो कि हैं जियोवानी पिज़ानो, पिज़ानोज बियर्डेड मैन। सो जियोवानी पिज़ानो वॉज अ प्री रेनेसांस स्कल्प्टर हु लिव्ड इन पिज़ा, इटली। तो इटली के पिज़ा शहर में रहने वाले एक प्री रेनेसांस पीरियड के स्कल्प्टर या मूर्तिकार थे जियोवानी पिज़ानो। ही लर्न द स्किल ऑफ स्कल्प्टिंग फ्रॉम हिज फादर निकोला पिज़ानो एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस गॉथिक स्कल्प्टर्स। तो दुनिया के सबसे फेमस गॉथिक स्कल्प्टर्स में से जब नाम आता है तो उनका सबसे पहला नाम आता है जियोवानी पिज़ानो का। उन्होंने जो मूर्ति बनाने की कला है उसने अपने पिता निकोला से सीखा था, और ये कुछ किताबों के बारे में जो मैक्स सीडल ने लिखी है उनके ऊपर, पाड्रे फिग्लियो निकोला जियोवानी पिज़ानो। और उसके साथ में हम देख सकते हैं कि एक और बुक है। तो पिज़ानो राइटर नहीं थे, वो उनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं उनके मरने के बहुत साल बाद। और ये एक बहुत ही फेमस स्कल्प्टिंग है जो पिज़ानो ने करी है, 3rd वाली इमेज, जिसे कहा जाता है द बियर्डेड मैन। हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड द बियर्डेड मैन, जिसे कि हमने पहले वाली स्लाइड में देखा, मार्गरेट ऑफ ब्रेबेंट एंड द पल्पिट ऑफ पिज़ा कैथीड्रल। सो मार्गरेट ऑफ ब्रेबेंट एक मूर्ति है जिसे पिज़ानो ने बनाया था, और पल्पिट जहाँ पे चर्च में सरमन्स पढ़े जाते हैं या स्पीचेस दी जाती हैं, उस रीजन का जो पल्पिट है, पिज़ा वाले कैथीड्रल का जो पल्पिट है, उसकी नक्काशी या जो स्कल्प्टिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं इस 3rd इमेज, 2nd इमेज में, ये बनाई गई थी बेसिकली पिज़ानो के द्वारा। सो ही वॉज अ वेरी गुड स्कल्प्टर ऑफ द प्री रेनेसांस पीरियड। फिर हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे जो कि प्री रेनेसांस के टाइम में कुछ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इवेंट है और सबसे बड़ा इवेंट है द 100 Years War, जैसे कि साल 1337 में शुरू हुआ था, जो कि सो व्हेन किंग चार्ल्स IV ऑफ इंग्लैंड डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज थ्रोन वाज पास्ड ऑन टू किंग फिलिप VI ऑफ हाउस वेलोआ इन फ्रांस। तो जब फ्रांस के राजा चार्ल्स IV की मृत्यु हुई बिना किसी मेल हेयर के, बिना किसी उत्तराधिकारी के,
तो उनका जो थ्रोन है, उनका जो तख्त है वो पास ऑन हो जाता है राजा फिलिप सिक्स के, जो कि एक दूसरे हाउस को बिलोंग करते थे, जो कि था वेलोआ। तो वेलोआ हाउस के राजा फिलिप को राजा चार्ल्स की मृत्यु के बाद में उनका थ्रोन पास ऑन हो जाता है। लेकिन बट किंग एडवर्ड थर्ड ऑफ हाउस विंडसर इन इंग्लैंड डिड नॉट एग्री टू दिस सक्सेशन एंड इंस्टेड लेड अ क्लेम ऑन द थ्रोन थ्रू हिज आंट। तो ये बेसिकली एक मिडिवल गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कहानी है कि जब राजा की मृत्यु हो गई, जब राजा चार्ल्स फोर्थ की डेथ हो जाती है, तो उनका जो थ्रोन है वो फिलिप सिक्स को पास ऑन होता है। लेकिन इंग्लैंड के राजा जो हैं वो इससे मना कर देते हैं, इसे एक्सेप्ट करने से, कि मैं नहीं मानता कि ये फिलिप सिक्स सही राजा है। क्यों? क्योंकि वो खुद को मानते थे कि मेरी जो आंट है, मेरी जो बुआ हैं, उनसे मैं ज़्यादा बेटर क्लेम रखता हूँ इस थ्रोन को लेने का। तो अब ये क्यों है, कैसे हुआ कि फ्रांस और इंग्लैंड के राजा एक जैसे हो गए और एक दूसरे की गद्दी पे हक जमा रहे हैं? तो इसका रीज़न है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066, जिसमें मिडिल एजेस में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी के लिए आपको समझना बस ये ज़रूरी है कि बेसिकली मिडिल एजेस में एक टाइम ऐसा आता है जब वाइकिंग्स ने, आज के वाइकिंग्स जो कि स्कैंडिनेवियन देशों से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से निकले थे, उन्होंने वहाँ से निकल के आज का जो फ्रांस का नॉर्मेंडी वाला रीजन है वहाँ पे कब्जा कर लिया। वहाँ पे आके वो लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, तो इसीलिए उसका नाम पड़ता है नॉर्मेंडी, क्योंकि वो बेसिकली नॉर्मन्स थे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अब यही सेम लोग जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड पे कब्जा करने। तो फ्रांस का तो रीजन नॉर्मेंडी वाला कब्जे में आ ही गया। 1066 में यही लोग उठ के वहाँ से जाते हैं, नॉर्मंडी से उठ के ये लोग जाते हैं इंग्लैंड पे कब्जा करने और इंग्लैंड को जीत लेते हैं। इस इवेंट को कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1066। तो अब देखा आपने कि फ्रांस का भी राजा सेम लिनियज से आ रहे हैं, वाइकिंग से, और इंग्लैंड के भी राजा सेम उन्हीं वाइकिंग से आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ से फ्रांस से आगे बढ़ते हुए इंग्लैंड तक पहुँच गए थे। तो इसीलिए इनकी रिश्तेदारी सेम हो जाती है बेसिकली, और इसीलिए जो फ्रांस के, जो इंग्लैंड के राजा हैं, वो फ्रांस की गद्दी पे भी अपना हक जमा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पर इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मिडिल एजेस का, जब पूरा डिटेल में कवर करूँगा। अभी के लिए हम 100 ईयर्स वॉर की जो बेसिक्स हैं उसे समझते हैं। इन 1337 कौन, एडवर्ड द थर्ड, ही इन्वेडेड फ्रांस बिगिनिंग द एडवर्डियन फेज ऑफ द वॉर। इट वॉज फॉलोड बाय द कैरोलिंजियन फेज एंड द लैंकास्ट्रियन फेज। तो 100 ईयर्स वॉर की, क्योंकि 100 साल की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, इसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जो कि हैं एडवर्डियन फेज, कैरोलिंजियन फेज और लैंकास्ट्रियन फेज। इट इज़ द लॉन्गेस्ट वॉर बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, फॉट ओवर 116 ईयर्स। तो यानी कि 100 साल से भी ज़्यादा लंबे टाइम तक ये लड़ाई लड़ी गई है। और सबसे फेमस बैटल्स जो हैं इसके, वो हैं बैटल ऑफ क्रेसी एंड एगनकोर्ट। अब एगनकोर्ट की लड़ाई की खास बात यह है कि जो विलियम शेक्सपियर ने कहानी लिखी है हेनरी फिफ्थ की, वो बेसिकली एगनकोर्ट की लड़ाई के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो जैसा कि हम इस इमेजेस में देख सकते हैं इन दोनों, कि ये लोग उस टाइम पे मिडिवल एजेस की जो लड़ाइयाँ हैं, वो इतनी ज़्यादा एडवांस वेपन्स नहीं है इनके पास, ये भाला और तीर कमान से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये भी एक ज़्यादा अच्छा डिपिक्शन है कि ये लड़ाई किस तरह से लड़ी गई थी उसके लिए। और यहाँ पे हम झंडे भी देख सकते हैं, फ्रांस का झंडा है एक तरफ लेफ्ट में और इंग्लैंड का झंडा है दूसरी तरफ। ये बेसिकली मिडिल एजेस के झंडे हैं, मतलब अभी के टाइम के झंडे नहीं है, ये उनके हाउसेस के, मैंने बताया ना, एडवर्ड ऑफ हाउस विंडसर और फिलिप ऑफ हाउस वेलोआ। तो ये उन दोनों हाउसेस के झंडे हैं। These are the houses of the flags of the houses, sorry। फिर हम आते हैं दूसरे बड़े इवेंट पे, और ये बहुत बड़ा इवेंट था, 1347 द ब्लैक डेथ, जिसके बारे में हमने पिछले साल काफ़ी कुछ सुना है जब कोविड-19 फैलना शुरू हुआ था। सो अ डेडली प्लेग कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया येर्सिनिया पेस्टिस ओरिजिनेटेड इन चाइना। तो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था ये? चाइना में एक बैक्टीरियम येर्सिनिया पेस्टिस से ओरिजिनेट होता है। And by 1347 it had arrived in Italy, France and England, carried by infected rodents on trading ships plus the Silk Route। तो अब ये इंग्लैंड और यूरोप तक कैसे पहुंचता है? चाइना से ओरिजिनेट होते हुए, क्योंकि चाइना के साथ ट्रेड हो रहा था। कहाँ से? सिल्क रूट से ट्रेड हो रहा था, फिर मिडिल ईस्ट से ट्रेड हो रहा था और एशिया से ट्रेड हो रहा था। तो इन सारे ट्रेड का जो क्यूमुलस, जो एक एपी सेंटर बन जाता है, वो होता है यूरोप। इन सारे ट्रेड रूट से होते हुए यूरोप में इटली और स्पेन के रीजन से होते हुए, हम जो इस मैप में देख सकते हैं, और फ्रांस होते हुए और इंग्लैंड तक पहुंचता है ब्लैक डेथ। और ये कैसे पहुंचता है?
क्योंकि इन जो जहाज़ इनसे ट्रेड कर हुआ जा रहा है इन रीजन्स के बीच में, उन पे इन्फेक्टेड रोडेंट्स थे। उन जहाज़ों पे चूहे जो थे बेसिकली वो इन्फेक्ट हो चुके थे इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से, यर्सीनिया पेस्टिस से। और ये जहाज़ जब डॉक में आते हैं, जब ये उस ज़मीन के पास आते हैं, ज़मीन पे लैंड करते हैं, अपना कार्गो उतारते हैं, तो उसके साथ ये चूहे भी उतर जाते हैं और ये बेसिकली पूरे शहरों को बहुत बुरी तरह से तबाह कर देते हैं। मतलब लाखों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। इट इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट क्वारंटीन एंड मास्क वर डेवलप्ड। तो अब पहली बार दुनिया के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि लोगों को क्वारंटीन के बारे में पता चल रहा है और लोगों को कि मतलब एक साथ में नहीं रहना है, अलग अलग रहना है, तो कम इन्फेक्शन होगा। मास्क पहनने के बारे में अवेयरनेस सबसे पहली बार ब्लैक डेथ के टाइम पे फैलती है, लोगों को पता चलता है। तो पहली इमेज बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है कि किस तरह से लोग परसीव कर रहे थे इस ब्लैक डेथ को, कि ये मौत का फरिश्ता है जो आया है चूहों के रूप में। तो ये मौत का फरिश्ता आप देख सकते हैं, बेसिकली ग्रिम रीपर जिसे कहा जाता है, और ग्रिम रीपर के नीचे हैं चूहे, कि चूहों के थ्रू फैल रहा है। दीज वर इन्फेक्टेड रोडेंट्स जिनके थ्रू ही फैल रहा था। और ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हो इमेज, ये बेसिकली एक डॉक्टर है उस टाइम का। तो डॉक्टर्स ने इस तरीके के मास्क और हैट पहनना शुरू कर दिया था जिन्हें बर्ड बीक मास्क कहा जाता है, और डॉक्टर के नीचे भी चूहे हैं। तो मतलब ब्लैक डेथ इतना तेज़ी से, इतना तीव्रता से फैलता है कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि है क्या चीज़। और इस दूसरे वाला मैप दिखा रहा है हमें कि किस तरह से, कि स्ट्रेट रूट से पहले मिडिल ईस्ट से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए कॉन्स्टेंटिनोपल आता है, फिर वहाँ से ट्रेडिंग शिप्स के थ्रू इटली में आता है, फिर स्पेन पहुँचता है, स्पेन से अंदर फ्रांस से इंग्लैंड, इंग्लैंड से स्कैंडिनेविया। तो पूरे यूरोप को उसने अपनी चपेट में ले लिया था मतलब उस टाइम पे। ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्यूबोनिक प्लेग, इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया एरोसोल्स causing pneumonic plagues that wiped out 1/3 of the population of Europe। तो पूरे यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई इस प्लेग में, जो कि कितनी थी, 25 मिलियन डेड, 25 मिलियन पीपल पूरी दुनिया भर में मारे गए थे इस ब्लैक डेथ की वजह से। और कंपैरिजन के लिए मैं बताऊं तो पिछले साल 2 साल से जो कोविड में डेथ्स हुई हैं वो टोटल 6.5 मिलियन है। तो उससे कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए थे इस ब्लैक डेथ के टाइम पे। क्यों? क्योंकि कोई वैक्सीनेशन डेवलप नहीं था, कोई लोगों को पता ही नहीं था कि ये ब्लैक डेथ क्या होता है या आ भी रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन इसके बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है कि हम बचाव कैसे कर सकते हैं आने वाले प्लेग्स के लिए। सो ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूबोनिक प्लेग। ब्यूबोनिक प्लेग क्यों कहा जाता था? क्योंकि लोगों के शरीर पे फोड़े उग जाते थे, तो फोड़ों को ब्यूबॉन्स कहा जाता था। तो इट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाया एरोसोल्स। तो एरोसोल जो हवा में एयर पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू ये लोगों में फैल रहा था, छींकने खांसने में, जो कि जैसे कोविड फैलता है बेसिकली। सो कॉजिंग न्यूमोनिक प्लेग्स, इससे न्यूमोनिक प्लेग्स हो गए जिसने कि 1/3 पॉपुलेशन खत्म कर दिया। बट दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स एंड पेजेंट्स गिविंग अ बेटर बार्गेनिंग पावर टू द वंस लेफ्ट। लेकिन इसका एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था कि इसने फ्यूडलिज्म को ख़त्म करने की तरफ एक कदम बढ़ाया दुनिया में, कि क्योंकि जो इतने ज़्यादा तादाद में लोग मारे जा रहे थे, तो जो बचे थे वो बहुत ही कम लोग बचे रह गए थे। वर्कर्स जो थे, जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, अब उनके पास में बेटर बार्गेन करने की पावर आ गई। मतलब वो अपने सामान जो उपज है उसको बेहतर दामों पे बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ही कम बचे हैं और सामान बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वो लोग अपने सामान को बेहतर दामों पे बेच पाए। और इससे क्या होता है, इससे फ्यूडलिज्म खत्म होता है कि मतलब अब जो खरीदने वाला इंसान है वो मजबूर है ना कि भाई यही लोग, इतने से लोग हैं जो बेच रहे हैं, ऑप्शंस नहीं है आपके पास, तो उन्हें उन्हीं से खरीदना पड़ा। ये भी एक इमेज ब्लैक डेथ का डिपिक्शन है कि लोगों के शरीर पे कैसे ब्यूबॉन्स हो गए थे। और एक प्रीस्ट है जो उन्हें ब्लेस कर रहा है कि भाई आशीर्वाद से ही अब तो भगवान ही बचा सकते हैं आपको, तो वैक्सीनेशन वगैरह को तो कुछ था नहीं उस टाइम पे। फिर हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है पेट्रार्क एंड बोकाचियो। सो 1352 ये क्या है? सबसे पहले इटालियन पोएट एंड फिलोसोफर फ्रांसेस्को पेट्रार्का, also known as the father of humanism, he wrote the book called Canzoniere, which is a collection of poems about his love for a woman named Laura। तो लॉरा नाम की एक वुमेन के लिए उनका जो प्यार है उसको डेपिक्ट करती है ये पोएम कैंजोनियर, या पोएम या जो किताब है। लेकिन ये सिर्फ कोई एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि इससे वो अपनी ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी को आगे बताते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। कौन? फ्रांसिस्को पेट्रार्का। तो पेट्रार्का की ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी क्या है? इट फोकसेस ऑन द अचीवमेंट्स ऑन अर्थ रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर आफ्टर लाइफ। तो आपने एक शिफ्ट देखा लोगों के माइंडसेट में
कि जब डांटे की किताबें लिखी जा रही थी तब लोग आफ्टर लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे आफ्टर लाइफ मरने के बाद हेल की 7 साइकिल्स और इन्फर्नो, पैराडाइसो, पर्गेटोरियो उनसे होते हुए अब इंसान एक जाता है। पर अब लोगों के माइंडसेट में शिफ्ट हो रहा है कि हम आफ्टर लाइफ की तैयारी क्यों करें, हम अभी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, अभी पर फोकस करते हैं, फोकस ऑन अचीवमेंट्स ऑन अर्थ। दिस इज़ द बेसिक फिलोसफी ऑफ ह्यूमनिज्म कि इंसानियत जैसे कहा जाता है ना, तो इंसानियत के बारे में बात करो, ना कि मरने के बाद क्या होगा। तो ये किताब लिखने का उनका मेन पर्पज़ यही था कि ह्यूमनिज्म की फिलोसफी को आगे बढ़ाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए आसान भाषा में। फिर फ्रांसिस्को पेट्रार्का के साथ मीनवाइल हिज कॉरेस्पॉन्डेंट जियोवानी बोकाचियो रोड द डीकैम्ब्रन। तो फ्रांसिस्को पेट्रार्का के साथ में उनके दोस्त भी थे जियोवानी बोकाचियो, जिन्होंने अपनी किताब लिखी डीकैम्ब्रन। तो पेट्रार्का की किताब एक पोएम के फॉर्मेट में थी, जबकि डीकैम्ब्रन है एक टेल। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेल्स विच फॉलोज द लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन लिविंग फ्लोरेंस टू एस्केप द ब्यूपोनिक प्लेग। तो इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है बोकाचियो और ये एक फ्रंट पेज है उनकी किताब डीकैम्ब्रन का, सेलेक्टेड टेल्स फ्रॉम द डीकैम्ब्रन। और ये कहानी है किसकी? ये कहानी है कुछ 10-12 लोगों की जो लोग फ्लोरेंस शहर को छोड़ के दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं ब्यूबोनिक प्लेग से बचने के लिए। तो ब्लैक डेथ के ही अराउंड ये सेटअप है कहानी पूरी, लेकिन ये हमें बताती है बहुत अच्छे से उस टाइम के लोगों की थिंकिंग, उस टाइम के लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में। तो इसीलिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है कि हमें इससे बहुत कुछ पता चलता है उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, ब्लैक डेथ कैसे फैला था, और कैसे एक कहानी की तरीके से पता चलता है हमें। तो आसान रहता है लोगों के लिए इंटरप्रेट करना कि लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है प्री रेनेसांस का टाइम पीरियड। तो हम जहाँ से शुरू करे थे उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि मैं इस माइंड मैप को एक्सप्लेन करूँगा। तो अब हम इस वीडियो के एंड पे आ गए हैं। सबसे पहले मिडिल एजेस, साल 330 में कॉन्स्टेंटीन फर्स्ट स्टैब्लिशेस बिजेंटीन एम्पायर। कॉन्स्टेंटीन ने बिजेंटीन एम्पायर को स्टैब्लिश करा। 476 डार्क एजेस का फैलना शुरू होता है, जब माइग्रेशन हो रहा है बारबेरिक ट्राइब्स का नदर्न रीजन से होते हुए साउथ की तरफ। और उससे फिर इवेंचुअली क्या होता है, उससे इवेंचुअली डार्क एजेस आती हैं। क्यों? क्योंकि ओर्डोवाकर ने वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल को लीड करा, उस पर कब्जा कर लिया। सो CDC और C है शार्लेमेन का होली रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश करना। तो ये 3 थे हमारे मिडिल एजेस के लिए, CDC। फिर हम आते हैं प्री रेनेसांस पे। सबसे पहला था 1305 जब जियोटो ने एरिना चैपल को पेंट करा। फिर 1308 जब डांटे ने डिवाइन कॉमेडी को लिखा। और 1311 जब जियोवानी पेजानो ने अपने बियर्डेड मैन और बाकी स्कल्पटिंग्स को तैयार करा। तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि एक था पेंटर, एक था राइटर और एक था स्कल्प्टर। तो ये तीनों जने थे हमारे प्री रेनेसांस की शुरुआत की टाइम पीरियड में, जो कि गॉथिक तरीके से अपने काम को चला रहे हैं। गॉथिक मेथड मैकेनिज्म है इनकी पेंटिंग्स और स्कल्पटिंग्स का। फिर हम आए थे एंड में HBP पे, जो कि था 1337, 47 एंड 52। 100 ईयर्स वॉर 1337 में शुरू होता है एडवर्ड ऑफ विंडसर और फिलिप ऑफ वेलोआ के बीच। 1347 में ब्लैक डेथ फैलना शुरू होता है, पूरे यूरोप को अपनी चपेट में ले लेता है। और 1352 में फाइनली पेट्रार्का और बोकाचियो अपनी अपनी किताबें लिखते हैं, कैंसोनियर और डीकैम्ब्रन। तो ये कहानी पूरी थी हमारी पहले पार्ट की, मिडिल एजेस और प्री रेनेसांस को कवर करते हुए और डार्क एजेस को एक्सप्लेन करते हुए। इसके बाद मेरे पास एंड में आपके लिए कुछ सजेशंस हैं वीडियोस के, जिन्हें आप देख सकते हैं इसके बाद में और अच्छे से इन पूरे पीरियड को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप इन्हें पॉज करके रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I will see you in the next one. Thank you.